वेलकम टू अंडर कवर एनालिस्ट और मैं हूं अभिनव। स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाने की स्टोरीज तो आपने बहुत बार सुनी होगी। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की दुनिया में कुछ ऐसे नाम मैं आपके सामने लूंगा जिनको पूरी दुनिया जानती है। राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बुफेट, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस। ये सभी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाया है स्टॉक मार्केट से। इतना तो आपको मानना होगा कि इन लोगों के पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं या इन्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स पता है जिससे स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट का फायदा उठाते हैं। ये स्टॉक्स पे 10 टाइम्स कमाते हैं और कभी-कभी 100 टाइम्स भी पैसा बना लेते हैं। तो आखिर ये ऐसा करते क्या हैं? और इनमें से एक्चुअली वॉरेन बुफेट की बात करें तो वो कभी स्टॉक सेल ही नहीं करते। तो स्टॉक का 10 टाइम्स या 100 टाइम्स हो जाना कोई नई बात नहीं है स्टॉक मार्केट में। ऐसे इंडियन मार्केट में कम से कम मैं 20 एग्जांपल आपको दे सकता हूं जहां पे स्टॉक ने 100 टाइम्स अपना रिटर्न दिया हुआ है। तो फिर क्या ये बड़े इन्वेस्टर्स के पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे ये करते हैं? सबसे पहली बात तो ये स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। यानी कि स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है कि अंदाजे से कोई भी चीज़ ले लेना या ऐसा सोचना कि हो सकता है कि फ्यूचर में इसका भाव ऊपर जाए तो मैं इसे आज खरीद लेता हूँ और भाव बढ़ने के बाद मैं इसको बेच दूंगा और वो डिफरेंस का मैं प्रॉफिट बना लूंगा। बट बड़े लोग ऐसा नहीं करते। क्या वो लोग टिप्स पे रिलाई करते हैं? बिल्कुल नहीं। टिप्स पे नॉर्मली छोटे नए रिटेल इन्वेस्टर्स रिलाई करते हैं। क्या वो ऐसा सोचते हैं कि प्राइस मूवमेंट कंटिन्यूअस बेसिस पे देखने से उन्हें कुछ समझ में आ जाएगा स्टॉक में? ऐसा भी नहीं है। या फिर वो ये सोचते हैं कि एक स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है जिसकी वजह से वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन गया है? ऐसा भी नहीं। तो ये सब जो भी मिथ्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, वो बड़े इन्वेस्टर्स कभी यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर हम सब ये जानते हैं कि इतना बड़ा रिटर्न्स मिल सकता है, तो वो आखिर आम इन्वेस्टर्स को मिलता क्यों नहीं? वैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स नहीं मिलने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। क्योंकि वो अपने इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसे कंटिन्यूअस बेसिस पे गँवा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट उन्हें बहुत बोरिंग लगता है। या फिर वो जब इन्वेस्ट करते हैं, तो राइट टेक्निक्स और टाइमिंग का नॉलेज नहीं होता। लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न मार्केट में परफ़ॉर्म नहीं करने का वो ये है, जिसकी डिस्कशन आज हम डिटेल में करेंगे, वो है मार्केट साइकिल्स। और इस चीज़ का पूरा नॉलेज होने की वजह से बड़े इन्वेस्टर्स इसका फ़ायदा उठाकर इतने बड़े रिटर्न्स बना पाते हैं। अगर मार्केट साइकिल्स को समझने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग पर ध्यान दिया, तो आप बहुत बड़ा वेल्थ बना सकते हो। तो हमेशा की तरह एज़ एन एनालिस्ट हम इस मार्केट साइकिल को समझने के लिए ब्रेक डाउन करेंगे और इस टॉपिक के तह तक जाएँगे। मार्केट साइकिल्स को बेसिकली 4 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है। हम उसको एक-एक चीज़ डिटेल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला स्टेज जो स्टॉक मार्केट के लो से स्टार्ट होता है और वो किस तरीके से ह्यूज वेल्थ बनाने में मदद करेगा। इस स्टेज को कहते हैं एक्यूमुलेशन। जैसा मैंने पहले बताया, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करना। ये सिनेरियो है जब मार्केट क्रैश से बाहर निकलता है या फिर ऐसे सिचुएशन से निकलता है जहां काफी महीनों से मार्केट बेयर फेज में फंसा हुआ है और इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवरऑल बहुत स्लो है और स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ पड़ा है। यहाँ इस स्टेज में मार्केट ने अपने लास्ट लेग में सेलिंग कर लिया है और अब सेलिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन कम से कम मार्केट की एक्टिविटी एकदम फ्लैट पड़ी हुई है। मार्केट एक फ्लैट एक्टिविटी स्टेज में आ गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि यहाँ बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर देते हैं। उनको कुछ स्टॉक्स में प्रॉमिस दिखता है, शायद मार्केट क्रैश में उतना न गिरा हो या बिजनेस इतना अच्छा हो कि फ्यूचर इस कंपनी का काफी स्ट्रांग लगा हो। यहाँ ये समझना होगा कि मार्केट अभी भी बेयर फेज में है, जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है या फिर इतना नेगेटिव सेंटिमेंट है कि कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे बिजनेस हैं जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और वो नेक्स्ट जनरेशन के बिजनेस हैं। ऐसे बिजनेसेस जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए डाउन है क्योंकि मार्केट कंडीशंस एक्सट्रीम नेगेटिव जोन में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट, बिकॉज पहले तो उनकी अंडरस्टैंडिंग कंपनी को लेकर है ही नहीं, क्योंकि रिसर्च वर्क पे कभी ध्यान दिया ही नहीं है, सिर्फ टिप्स के ऊपर रिलाई किया हुआ है। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा रिसर्च में जुट जाते हैं और अंडर वैल्यूड कंपनीज को निकालने का काम इस लो स्टेज में मार्केट के शुरू हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए,
जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी और स्टॉक मार्केट पे मुझे नहीं लगता रिटेल इन्वेस्टर्स का इतना कोई ध्यान था। लेकिन तभी अक्टूबर में जब टाटा मोटर्स का भाव सिर्फ 80 रुपीस के आसपास था, तब राकेश झुनझुनवाला ने 4 करोड़ शेयर्स टाटा मोटर के खरीदे। अब आप कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो कंटिन्यूअस अप्रैल के लॉकडाउन से नीचे ही जा रहा था। तो फिर इसमें कहाँ वैल्यू दिख गई उनको? तो यही सबसे बड़ी टेक्निक है जो बड़े इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी स्टडी कंटिन्यूअस बेसिस पे शुरू रहती है। वो कभी भी स्टॉप नहीं करते या फिर मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से वो कभी अपना धंधा बंद नहीं करते, इन शॉर्ट। तो यहाँ पे उसने वैल्यू देखा टाटा मोटर्स के शेयर में और उन्होंने 4 करोड़ शेयर्स बाय कर लिए। इस वक़्त अगर मैं आपको कहता कि टाटा मोटर्स जो 300 के भाव से 80 हुआ है, क्या आप उसको बाय करेंगे? आपका आंसर होता नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दुनिया बस खत्म होने वाली है कोविड में और कोई चांस नहीं है स्टॉक मार्केट के ऊपर आने का। तो यहाँ पे आप एक क्लियर डिफरेंस समझिए कि कैसे बड़े इन्वेस्टर्स और छोटे इन्वेस्टर्स के बीच में फिलॉसफी का डिफरेंस समझिए आप। फिर होता क्या है, टाटा मोटर्स के रन आप देख सकते हो 2020 के कोविड के लो से और अब जो करंट मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय तक 624 रुपीस फ्रॉम 80 रुपीस। तो ये बड़े इन्वेस्टर्स का काम है और यहाँ पे एक ट्रिमेंडस ग्रोथ टाटा मोटर्स में कमाने के बाद अब मुझे पता नहीं कि वो इन्वेस्टेड हैं या नहीं, लेकिन 80 रुपीस के भाव में जब कोई नहीं उसे खरीद रहा था तब उन्होंने खरीदा था। सेकंड फेज है मार्कअप फेज। अब एक्यूमुलेशन तो हो गया। एक्यूमुलेशन का मतलब यही है कि जमा करना। तो जैसे मैंने एक स्टॉक का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स का एक्यूमुलेशन होता है उस फेज में। मार्कअप फेज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि मार्केट्स यहाँ पर स्टेबल है और वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये वो फेज है जहां मार्केट्स की नेगेटिविटी या पेसिमिज्म जिसको बोलते हैं वो कुछ हद तक कम हो चुका है और मार्केट स्लोली ऊपर की तरफ खींच रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ने अब नए हाई दिखाना शुरू कर दिए हैं। अब मार्केट क्या करता है कि हायर हाईज दिखाता है और हायर लोज दिखाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टॉक सिर्फ हाईज नहीं बनाता चलेगा, कुछ करेक्शंस भी होते होंगे, लेकिन करेक्शंस हमेशा ऐसे होंगे कि वो प्रीवियस लो को बीट नहीं करेंगे और फियर सबसाइड हो गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कुछ इन्वेस्टर्स अब धीरे-धीरे इस वैगन में जंप करना शुरू कर चुके हैं। बिकॉज़ अब उनके अंदर का फियर थोड़ा-सा खत्म हो गया है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ने अब न्यू हाइज़ बनाना शुरू किया है। और एक्चुअल में जो ये सिचुएशन है, जहाँ से एक्यूमुलेशन फेज़ से जब स्टॉक्स धीरे-धीरे ऊपर चलते हैं और मार्कअप फेज़ में होते हैं, इसी फेज़ को एक्चुअल में बुल मार्केट कहा जाता है। यहाँ पे मेरे पास 2008 के क्रैश का एक ग्राफ है। 2008 के क्रैश के बाद आप देखिए किस तरीके से मार्केट काफ़ी दिनों तक रेंज बाउंड रहा और ऑलमोस्ट कोई भी एक्टिविटी वहाँ नहीं दिख रही है। लेकिन अप्रैल के बाद स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। बट आप देखिए, ये हाई छोटे करेक्शंस के साथ दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये करेक्शंस प्रीवियस लो को बीट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको हायर लोज कहते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यूअस हाइज बना रहा है और करेक्शंस भी हो रहा है, लेकिन लोज बीट नहीं हो पा रहे हैं। मार्केट के इस स्टेज में फियर कम हो चुका है और कंपनीज के अर्निंग्स पॉजिटिव होने लगे हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो गया है और नए इन्वेस्टर्स जो मार्केट से डरे हुए थे, वो अब फिर स्लोली मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास टाटा मोटर्स का एक एग्जाम्पल है। यहाँ आप देख सकते हैं रेड मार्क्स पे स्टॉक्स ने इस रन के समय कुछ लोज बनाए हैं। लेकिन आप इस रन की तरफ जब भी आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा जो ऊपर का लो है, वो नीचे के लो को कभी ब्रेक नहीं करता है। भले ही मार्केट ऊपर जाके कुछ हद तक कुछ करेक्शन देगा, लेकिन वो प्रीवियस लो को हिट नहीं करेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है बुल मार्केट की, जहां पे स्टॉक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत बड़ा रन लेने वाला है। बुल मार्केट की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उसमें कंटिन्यूअस बेसिस पे हायर हाइज और हायर लोज बनते रहते हैं और वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे देखिए निफ्टी में कोविड से निकलने के बाद 2020 के लो पे आप देख लीजिए और वहां से वो किस तरीके से रन लेता गया। छोटे-छोटे उसने करेक्शंस किए, बट वो कंटीन्यूअस बेसिस पे ऊपर की तरफ ही जाता रहा। मैं मान सकता हूँ कि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग फेज़ था हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट के, क्योंकि मार्केट वहाँ से लो मानने के बाद एक वन साइड उसने मूवमेंट दे दिया ऊपर का
और यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ थे कि कब एंटर करें। तो बुल मार्केट कुछ इस तरीके का होता है, एक अपट्रेंड शुरू होती है, जिसमें हायर हाइज़ बनते हैं और फिर हायर लोज़ बनते हैं और वो लो से फिर स्टॉक ऊपर जाता है या जनरल मार्केट ऊपर जाता है और वहाँ से नया हाई बनाता है और नया हायर लो बनाता है। तो इस डायग्राम से आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि किस तरीके से एक बुल मार्केट मूव होता है। कोई भी मार्केट कभी भी सिंगल लीनियर लाइन में कभी मूव नहीं होता। ये 2 स्टेज के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान देने के लिए, वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। अब ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो अपने पैसे स्पेकुलेशन स्टॉक्स में लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ बड़े इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉफिट ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक ऑप्टिमिज्म का टाइम बन जाता है। ऑप्टिमिज्म की मतलब ये होता है कि पॉजिटिविटी उसके अंदर भर जाती है। और अब क्या हो रहा है कि रिटेलर्स की लिक्विडिटी का यूज करके जो बड़े लोग हैं वो अपने पोजीशन को धीरे-धीरे कम करना शुरू कर रहे हैं। और इस वजह से सेलर्स की डोमिनेशन ज़्यादा हो गई है। क्योंकि कितने भी रिटेलर हों वो मिलके एक बड़े बायर को नहीं बीट कर पाएँगे। उसी तरीके से अगर बहुत रिटेलर्स बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं तो वो एक सेलर को बीट नहीं कर पाएँगे जो इंस्टीट्यूशनल सेलर है, यानी कि बहुत बड़ा सेलर है। मार्केट्स में इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग हो रही है और इसीलिए सप्लाई ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और सप्लाई ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से स्टॉक्स का अपसाइड का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। इनफैक्ट सप्लाई बढ़ने की वजह से स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। कुछ स्पाइक्स भी आएँगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉक सिर्फ नीचे की तरफ जाता रहेगा, लेकिन वही स्पाइक से हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगेगा कि स्टॉक यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है। और फिर टेक्निकल एनालिसिस जिसमें लेवल ब्रेक और वो सब चीज़ें जो आपको दिखती हैं, वो हर इन्वेस्टर और ट्रेडर को हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहता है। बाय द वे बड़े इन्वेस्टर इस वक्त क्या कर रहे हैं? बड़े इन्वेस्टर्स ने अब तक मैक्सिमम पोजीशंस को कट डाउन कर दिया है। इंस्टीट्यूशनल यानी कि एफपीआईज़, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और बहुत सारे फॉरेन फंड्स अपना माल कम कर चुके हैं और वो माल अब रिटेलर्स के हाथ में आ चुका है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से बड़े लोगों का जो शेयर्स था, जो उन्होंने बहुत छोटे भाव में खरीदा था, वो आज ऊपर के भाव में अब रिटेलर्स के हाथ में आ चुका है। ये सिंपल मार्केट का रूल है। अब आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्टॉक है। आप इसको स्टॉक में भी देख सकते हैं, आप इसको मार्केट के इंडेक्सेस में भी देख सकते हैं। जैसे मार्केट साइकिल होता है, वैसे एक स्टॉक का एक बिजनेस साइकिल होता है। तो उसी तरीके से दोनों चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो रेड लाइन्स हैं, ये एक लोज़ इनका है इस स्टॉक का। आप देखिए बुल रन में इसने कोई भी लो को ब्रेक नहीं किया है और स्टॉक कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब एंड में इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आता है, तो आप देखिए किस तरीके से स्टॉक ने अपने लोज़ को तोड़ना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे अब बिज़नेस साइकिल चेंज हो चुका है या यूँ कहें कि मार्केट साइकिल चेंज हो चुका है। ये एक सबसे ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल जो मुझे लगता है हर किसी को देखना चाहिए, वो ये है कि आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स 2007 में रॉयल एनफील्ड को खरीदती है, यानी कि बुलेट जिसे कहते हैं, और वहाँ से उसके स्टॉक प्राइस का आप रन देख लीजिए। तो यहाँ से ये 2007 से एक ज़बरदस्त रन 2018 तक करीबन वो ले लेता है। लेकिन 18 के बाद देखिए उसमें बड़े इन्वेस्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, बिकॉज़ अब कंपनी मैच्योर हो चुकी है और बहुत हद तक अब वो रिटर्न्स नहीं दे पाएगी, बिकॉज़ अब अर्निंग्स उतनी तेज़ नहीं बढ़ रही है, जैसे 2007 से 2017 तक बढ़ी है। लेकिन ये 10 इयर्स में आपका 1 लाख रुपया कम से कम 1.5 करोड़ हो जाता है, यानी कि 150 गुना। आइए इसके लास्ट फेज को देखते हैं जिसको कहते हैं मार्कडाउन फेज। मार्कडाउन फेज कुछ इस तरीके का दिखता है। मार्कडाउन फेज के कुछ फीचर्स इस तरीके के हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स अब मार्केट को छोड़ के बाहर जा चुके हैं। ऐसे तो बड़े इन्वेस्टर्स कभी छोड़ के बाहर जाते नहीं, लेकिन एटलीस्ट उनकी पोजीशंस को उन्होंने बहुत हल्का कर चुके हैं या ऑलमोस्ट 10% कर चुके हैं। स्टॉक्स की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आपको पता है कि इस चीज में अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो उसकी प्राइस कंटिन्यूअस बेसिस पे कम होते जाती है। फाइनली मार्केट्स मोर देन 30% नीचे आ चुका है और इकोनॉमिस्ट ने उसको रिसेशन बोल दिया है। और प्राइसेस बहुत नीचे आ जाते हैं, मार्केट्स में फिर से फियर आ जाता है
यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बार सस्ते शेयर्स खरीदने के लिए मार्केट में एंट्री करते हैं, लेकिन लॉसेस लेकर फिर बाहर जाना पड़ता है। इस स्टेज में बहुत से कंपनीज बैंकरप्ट भी होते हैं, और बैंकरप्ट होते समय बहुत सारे शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथों में होता है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे पास है येस बैंक का। येस बैंक जब बैंकरप्ट हो रहा था, तो रिटेलर्स ने उसमें बहुत ही तेज मात्रा में उसमें शेयर्स खरीदना शुरू किया, और वही उनके लॉस का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि वहां से यस बैंक कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे गिरता गया, क्योंकि किसी ने फंडामेंटल की स्टडी नहीं की थी। इस स्टेज में फियर भी है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होप भी है। और रिटेल इन्वेस्टर्स का होप क्या होता है? वो बहुत ही सिंपल है कि मुझे बहुत छोटा पैसा डालना है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 100 से 2 रुपए पे आ गया है, तो मैं 2 रुपए से फिर से खरीदूंगा, क्योंकि ये फिर से 100 रुपए पे जाएगा। और ये मिस्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा दोहराते ही रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए